नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारतीय द्वीप समूह के बारे में, भारत के द्वीपों के बारे में। ठीक है, देखिए द्वीप क्या होते हैं? ऐसा भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ से किससे, पानी से घिरा हुआ है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो आप देखें, जैसे आप भारत का मैप देखोगे, आपको यहाँ पर जैसे हमारा अरब सागर है, कई सारे द्वीप दिखेंगे, है ना। ये अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। इधर आप जाओ, इधर भी आपको देखो ये द्वीप दिख रहे हैं। ये हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। इसके अलावा भी कई सारे छोटे बड़े द्वीप जो हैं वो यहाँ पर स्थित है। जैसे आप जाओ, बॉम्बे हाई मिल जाएगा, दीव मिल जाएगा, पिरोटन मिल जाएगा, है ना। ऐसे कई सारे द्वीप जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अपन बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर अपन एक रूट मैप बनाए कि भारतीय द्वीप समूह को पढ़ने के हिसाब से अपन कैसे बांट सकते हैं, तो देखिए आप भारतीय द्वीप समूह को अपन दो तरीके से बांट सकते हैं। एक अपन कर सकते हैं वो द्वीप जो कहाँ स्थित है, अरब सागर के स्थित है, अरब सागर के द्वीप। और एक अपन कर सकते हैं वो द्वीप जो कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ठीक है, अरब सागर में जाओ तो एक तो आपको मिलेगा लक्षद्वीप समूह, और बाकी के कुछ छोटे बड़े द्वीप है जो इसको अपन डाल देंगे अन्य द्वीप। फिर बंगाल की खाड़ी में अपन डालेंगे, एक तो डाल देंगे अंडमान निकोबार, दूसरा अपन कर लेंगे अन्य द्वीप। ठीक है, इस तरीके से। तो अलग अलग तरीके से अपन बात करेंगे। जैसे पहले अपन बात करते हैं अरब सागर के अंदर कौन से, लक्षद्वीप समूह की। देखिए लक्षद्वीप समूह जो है बड़ा स्पेशल है ना। जो हमारा लक्षद्वीप समूह है, इनका जो निर्माण हुआ है, इनका निर्माण प्रवाल भित्तियों या मूंगे की चट्टानों से हुआ। ठीक है, इनको अपन कोरल भी बोलते हैं, कोरल रीफ। और क्या बोलते हैं? कोरल रीफ। देखो क्या होता है, प्रवाल क्या होता है? प्रवाल है ना, प्लवक भी बोलते हैं इनको, बहुत छोटे छोटे से जानवर होते हैं, है ना। और ये हमेशा रहते हैं उथले पानी में। उथला मतलब जहाँ पे गहराई कम है और भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं। इनको थोड़ा गर्म पानी चाहिए होता है। ये प्लवक जो है ना, ये अपनी एक पूरी कॉलोनी बना लेते हैं ना, और आपस में जब ये मर जाते हैं तो आपस में जुड़ जुड़ कर इनका एक अलग ही चट्टानी स्वरूप तैयार हो जाता है। ये जहाँ पर भी समुद्र के पैने में नीचे इकट्ठा होते हैं, वहाँ सालों का प्रोसेस है। मतलब आप समझ लीजिए ना, हजारों करोड़ साल लगते हैं इन प्लवक को जो है चट्टाने बनने में। ये कुछ इस तरीके से आप देखें दिखाई देते हैं। ये इस तरह से आपको प्रवाल दिखते हैं। ये आप नीचे देख पा रहे हैं ना, ये अलग अलग प्रकार के आपको पौधे जैसे दिखते हैं। ये एक्चुअली प्रवाल है। यहाँ इन प्रवालों को खाने के लिए छोटी मछलियाँ आती है, छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती है, और एक पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। इवन हम आगे बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो आप देखना कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता मिलती है, बायोडाइवर्सिटी मिलती है, इन्हीं प्रवाल भित्तियों में मिलती है। तो आप याद रखें कि लक्षद्वीप समूह जो है ये किससे बने हैं? ये प्रवाल से बने हैं। लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल भित्तियों से हुआ है। ठीक है, जरूर जरूर आप याद रखिएगा कि भारत में कौन से द्वीप समूह का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि लक्षद्वीप समूह का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है। फिर देखिए अगली बात है, लक्षद्वीप एक एटॉल संरचना है। लक्षद्वीप एक एटॉल संरचना है। इसका क्या मतलब है? एटॉल संरचना का क्या मतलब है? देखिए क्या होता है कि जो कोरल बनता है ना, मतलब ये जो जमाव बनता है, चट्टानें बनती है, किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे ऐसे लंबी हो सकती है, ये कोरल ऐसे लंबी हो सकती है। जब कभी भी ऐसे लंबी होगी ना, तब अपन इसको रीफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीफ। जैसे आपने सुना होगा द ग्रेट बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ। ये आपको कहाँ मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आपको मिलेगी, प्रशांत महासागर में। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो देखो इसमें क्या शब्द आया? इसमें रीफ शब्द आया। रीफ शब्द क्यों आया? क्योंकि ये ऐसे लंबी है। या फिर क्या हो सकता है, ये ऐसे गोल हो सकता है। और ये गोल होता है अगर ऐसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर होती है ना, क्लोज्ड, बंद, तो फिर उसके लिए एटॉल शब्द का इस्तेमाल होता है। ऐसा लंबा होगा तो इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा? रीफ।
अगर क्लोज्ड होगा तो इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा, एटॉल। तो लक्षद्वीप कैसी संरचना है, एक एटॉल संरचना है। यहां छोटे बड़े कुल 36 द्वीप है। छोटे बड़े कितने हैं यहाँ पे, टोटल 36 द्वीप है। मिनिकॉय सबसे दक्षिणतम द्वीप है, मतलब सारे द्वीप एक तरफ है, दक्षिणतम द्वीप है, मतलब लक्षद्वीप के बाकी सारे द्वीप क्या है, आसपास है, बट मिनिकॉय जो है ना ये इनसे सबसे दूर चला गया है, मतलब मिनिकॉय लास्ट द्वीप भी है। और मिनिकॉय के जस्ट बाद में जो है ना वो नया देश शुरू हो जाता है जिसको अपन मालदीव बोलते हैं। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, एक तो अब याद रखना और एक लास्ट याद रखना, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती। एक फैक्ट आप इसमें और याद रख सकते हैं, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा। भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है। बात समझ रहे हैं। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा है, लक्षद्वीप है। अब इसमें देखो एक चीज आप और याद रखना, जैसे देखो लक्षद्वीप के बाकी सारे द्वीप तो क्या है, आपस में पास पास है। मान लीजिए मैं इनको कह देता हूँ लक्षद्वीप, एक सिंगल द्वीप दूर चला गया है जिसका नाम क्या है, मिनिकॉय। और मिनिकॉय जहाँ पे खत्म होता है तो वहाँ पर एक दूसरा द्वीप समूह आ जाता है जिसका नाम क्या है, मालदीव। जिसका नाम क्या है, मालदीव। तो आप देखें मिनिकॉय और मालदीव को जो अक्षांश अलग करता है वो है 8 डिग्री अक्षांश, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 8 डिग्री चैनल भी बोल सकते हो आप। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री चैनल दोनों ठीक है। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसको अलग करता है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। और एक क्वेश्चन और कर लो यार, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश अगर 9 डिग्री चैनल बोल दे, इसको चैनल भी बोलते हैं ना, अक्षांश के लिए चैनल शब्द का इस्तेमाल भी होता है। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसको अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। भाई बाकी लक्षद्वीप के सारे द्वीप एक तरफ, मिनिकॉय एक तरफ। मतलब होता है ना किसी को क्लास में सबसे अलग बैठा दिया, सबसे अलग वो अकेला आदमी बैठा है, वैसे ही मिनिकॉय की स्थिति है। बाकी सारे बेचारे पास पास में है, मिनिकॉय इनसे सबसे दूर चला गया है। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 8 डिग्री अक्षांश मिनिकॉय। अच्छा, मिनिकॉय की जगह भारत भी लिखा हुआ आ सकता है, मिनिकॉय भारत का ही द्वीप है, अंतिम द्वीप है। इसके बाद कौन आ जाएगा, इसके बाद मालदीव आ जाएगा। तो 8 डिग्री अक्षांश मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, 9 डिग्री अक्षांश जो है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप किसके लिए याद रखोगे, लक्षद्वीप के लिए याद रखोगे। ओके, फिर देखिए अब अरब सागर में ही बात करें तो कुछ और भी द्वीप है यहाँ पे, उनको अपन किस में डाल देंगे, उसको अपन डाल देंगे अन्य द्वीप। अन्य द्वीप, अन्य द्वीपों में देखो अपन पहला करेंगे पिरोटन, है ना। देखो पिरोटन द्वीप कहाँ है, यह कच्छ की खाड़ी, और अगर स्टेट वाइज चले तो ये कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, और यहाँ ऑक्टोपस तथा पफर फिश मिलती है, ऑक्टोपस तथा पफर फिश मिलती है। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा बताऊं आपको। पहले तो आप देखो कि ये कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है किधर। वैसे तो मैंने आपको कई बार बताया है, फिर से एक बार बता देता हूं मैं आपको। आप देखिए मैप देखते हो ना आप, है ना, इस मैप में आप देखिए ये जो भाई 3 खाड़ी क्या होती है, 3 तरफ से पानी से घिरा, ये जो स्थान है ना ये तो है कच्छ की खाड़ी। और आप यहाँ पे देखते हैं ये भी एक हिस्सा है, ये वाला, ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये है खंबात की खाड़ी। ये कौन सी है, खंबात की खाड़ी। इधर आप जाओगे ना, इधर ये भी एक हिस्सा है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। किसकी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी।
तो हम क्या कह रहे हैं, पिरूटन द्वीप कहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और पिरूटन द्वीप के आसपास का जो समुद्र है ना, वहाँ पे विशेष रूप से क्या पाया जाता है, एक तो ऑक्टोपस पाया जाता है, एक पफर फिश पाई जाती है। पफर फिश देखो एक जहरीली मछली है, सामान्यतः हमारे यहाँ पर तो खाई नहीं जाती है, बट ये चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ पे पफर फिश की बहुत डिमांड है। पफर फिश की बहुत डिमांड है, इस तरह की लगती है पफर फिश। ये पफर फिश क्या है, जब कभी भी इसको खतरा महसूस होता है ना, ये अपने मुंह में पानी भर लेती है शरीर में और फूल जाती है। इसके कांटे होते हैं, शरीर पे निकल जाते हैं, जहरीले कांटे होते हैं। तो इस तरीके से पफर फिश अपनी सुरक्षा करती है। तो बेसिकली जो पफर फिश है ना, उसको विदेशों के अंदर बहुत डिमांड थी, तो यहाँ पे लोगों ने शिकार करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे जंगली जीव और दूसरे भी जो समुद्री जानवर है उनका भी नुकसान होने लगा। बाकायदा भारत सरकार ने फिर से एरिया को प्रोटेक्टेड घोषित किया है। अब यहाँ पे शिकार वगैरह नहीं किया जा सकता, इस तरह मछलियाँ नहीं पकड़ी जा सकती। तो पिरोटन द्वीप के पास आपको ये देखने को मिलेगी कौन से फिश, पफर फिश। ठीक है, फिर देखिए दूसरा जो द्वीप आपको करना है उसका नाम है दीव। दीव यह खंबात की खाड़ी में स्थित है। यह खंबात की खाड़ी में स्थित है। खंबात की खाड़ी तो समझ रहे होंगे अब आप, है ना, ये खंबात की खाड़ी यहाँ पर है। और इसमें जो मेन फैक्ट पड़ेगा, दमन, दीव तथा दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखो दमन, दमन क्या है, दमन जगह है ना, दमन तो जमीन पे है, दमन ऐसे जमीन पे है, ठीक है। और जो ये दीव है ना, दीव ऐसा समुद्र के बीच में दीव, द्वीप टाइप का है, तो दमन दीव ये क्या पुर्तगाल की कॉलोनियाँ थी। ऐसे कैसे महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में एक जगह और है जहाँ पे अपन को मिलता है ये दादरा और नगर हवेली। पहले क्या था, दमन दीव अलग था, दादरा नगर हवेली अलग था, बट अभी रिसेंटली आई थिंक 26 जनवरी 2020 के बाद से दमन दीव और दादरा नगर हवेली को ज्वाइन करके एक सिंगल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब दमन दीव और दादरा नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है, अलग अलग नहीं है। तो दीव को याद रखना। फिर देखिए एक करते हैं अपन बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई देखो, जो मुंबई पोर्ट है ना, मुंबई पोर्ट से 176 किलोमीटर दूर यहाँ समुद्र के बीच में स्थित है यहाँ पर बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई से कच्चा तेल अब निकालते हैं, लिख देता हूँ मैं इसको भी। एक और द्वीप आप कौन सा करोगे, एक करोगे बॉम्बे हाई, ठीक है। बॉम्बे हाई में क्या करना, यह मुंबई बंदरगाह से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है, ठीक है। यहां से भारत प्रतिदिन सर्वाधिक कच्चा तेल निकालता है, सर्वाधिक कच्चा तेल यहां से निकालता है। और इसको कहते हैं यहां से भारत में प्रतिदिन सर्वाधिक कच्चा तेल निकलता है। बेसिकली भारत में बहुत सारी जगह है जहाँ से कच्चे तेल का उत्पादन होता है, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास भी है कच्चा तेल। राजस्थान में कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, एशिया का सबसे पुराना जो है वो कच्चे तेल का भंडार वहाँ से हमें मिला है। गुजरात के तटों पर कच्चे तेल और गैस के भंडार है, महाराष्ट्र के पास कच्चा तेल और गैस का भंडार है, बट हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा है ना कि कच्चा तेल जो है सफिशिएंट नहीं है। तो अगर अपन सिर्फ भारत की बात करें कि भारत में कच्चे तेल का जो निष्कर्षण होता है, जो निकाला जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा पर डे सर्वाधिक कैपेसिटी किसकी है, तो पर डे सबसे ज़्यादा कच्चा तेल निकालने की कैपेसिटी जो है वो बॉम्बे हाई की है। बॉम्बे हाई जो है, यह तेल क्षेत्र जो हमने खोजा था, यह तेल क्षेत्र 1965 में USSR के सहयोग से खोजा गया, सहयोग से खोजा गया। और यहाँ से प्रोडक्शन जो शुरू हुआ, यहाँ से उत्पादन पहली बार 1974 में शुरू हुआ।
1974 में शुरू हुआ। ठीक है, बिल्कुल अरब सागर के अंदर से नीचे से अपन तेल निकालते हैं यहाँ पे। ये भी बड़ी एक एक्साइटिंग जगह है। आप देखें तो देखें, इस तरह से ये दिखता है। ऑयल रिग लगी हुई है इस तरह की, एक पूरी ऑयल रिग है ना, बिल्कुल अरब सागर के बीच में ये लगी हुई है और अरब सागर के पैंदे से तेल निकालने का काम करते हैं। तो देखिए, ये जो हमने द्वीप करे हैं ये कहाँ के हैं? अरब सागर के द्वीप है। लक्षद्वीप समूह करेंगे, फिर इसमें आप पिरोटन, दमन द्वीप, दीव और ये कौन सा, बॉम्बे आई। इसके बाद अलग अलावा देखो आप, एक और मैं लिख देता हूँ 4 नंबर, है ना, आप बस नाम याद रख लेना, अलिया बेट और खड़िया बेट। अलिया बेट और खड़िया बेट, ये भी एक द्वीप का ही नाम है, अलिया बेट और खड़िया बेट। ये भी कच्चा तेल और गैस के लिए फेमस है। ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, नर्मदा नदी जहाँ पर समुद्र में गिरती है ना, वहाँ पर ये द्वीप स्थित है। अलिया बेट और खड़िया बेट, नाम याद रख लेना बस, है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। ओके, तो दोस्तों ये हमने जो द्वीप करे हैं सारे, ये हमने कौन से करे हैं? वो द्वीप जो अरब सागर में स्थित है। अब बात करते हैं अपन कहाँ की? बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में तो सबसे पहले हमको बात करनी पड़ेगी किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। आप देखिए, जैसे कि अभी भी मैंने आपसे बताया था कि आप अगर भारत के बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये कुछ द्वीप यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस तरीके से, छोटे बड़े। यहाँ पे आप समझिए 572 द्वीप, कम बात नहीं है ये। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, सबसे पहले तो बात आती है इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो निर्माण है वो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट तथा प्रवाल, ज्वालामुखी विस्फोट तथा प्रवाल, इन तीनों घटनाओं से हुआ है। ये क्या है? ये प्लेटों के किनारे पर स्थित है। भारत की हमारी बात हुई थी ना कि भारत की ये भूमि यहाँ पर नहीं थी, ये टूटकर अलग हुई है। मेडागास्कर, अफ्रीका, वहाँ से टूटकर ये भारत की भूमि यहाँ पर आई है। तो ये क्या है? भारत की प्लेट का किनारा है। ये भारत की प्लेट का किनारा है इस तरीके से, समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली ये भारत की जो प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, इस किनारे पर आप आगे तक चलते जाइए, आपको कई सारे ज्वालामुखी मिलेंगे। जैसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आपको यही मिलेगा। आप आगे जाओ, इधर क्राकाताऊ ज्वालामुखी मिलेगा, इधर इंडोनेशिया के पास में। ये इलाका बहुत ज़्यादा सिस्मिकली एक्टिव है, भूकंप प्रभावित है, और ज्वालामुखी के कई सारे यहाँ पर आपको पर्वत भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो कभी भी आपसे पूछ ले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप बोलेंगे भूकंप, ज्वालामुखी के विस्फोट और प्रवाल, सभी इसके लिए जिम्मेदार है। ओनली प्रवाल या एक कारण नहीं है। फिर देखिए, यहाँ छोटे बड़े कुल 572 द्वीप है, बनते बिगड़ते रहते हैं। सारे द्वीप रहने लायक भी नहीं है ना, कुछ तो ऐसे बस समुद्र में से ऐसे थोड़ा चट्टान से निकली हुई, पत्थर सा निकला हुआ, उसको भी अपन ने द्वीप ही बोल दिया। अंडमान निकोबार का क्या सीन है? यहाँ पर एक अक्षांश है 10 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश या चैनल, है ना। यह अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान को कहाँ से करता है? निकोबार द्वीप से अलग करता है। देखो, 572 के 572 द्वीप तो काम के है नहीं, हमको इसमें क्या टोटल 7 द्वीप पढ़ने हैं। आपको इन 7 द्वीपों का आइडिया होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। और एक ही चित्र के अंदर मैं आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ताकि आपको क्या है, ज़्यादा लिखने विखने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए क्या है, ये 7 द्वीप जो है, ये है उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। इनका क्रम भी यही है, अगर आप उत्तर से दक्षिण जाओगे ना तो इसी क्रम में मिलेंगे, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। फिर क्या होता है, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल आ जाता है। 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं आप।
10 डिग्री अक्षांश या चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। ठीक है, फिर देखो 10 डिग्री के नीचे निकोबार आ जाते हैं। पहला आता है कार निकोबार, कार निकोबार, फिर आता है छोटा निकोबार, फिर आता है कौन सा? बड़ा निकोबार। तो 10 डिग्री के ऊपर वालों के साथ क्या लगेगा? अंडमान। नीचे वालों के साथ क्या लगेगा? निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक है, फिर देखिए ये सारे द्वीप है ना बहुत पास पास में, इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, जगह नहीं है, बड़े जहाज नहीं जा सकते। बट जो दक्षिण और छोटा अंडमान है ना, इसके बीच में जहाज़ों के आने जाने का एक रास्ता है। मतलब यहाँ पे क्या है, समुद्र थोड़ा गहरा भी है और ये द्वीप एक दूसरे से थोड़ा दूर भी है। मतलब आप आराम से यहाँ से आ जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? आराम से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? आ जा सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर रास्ता है ना, जहाज़ों के आने जाने का जो रास्ता है, ये जहाज़ों के आने जाने का रास्ता जो है, इसको अपन कहते हैं डंकन मार्ग या डंकन पास। डंकन पास कौन से दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो आप कहेंगे दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच में कौन सा? डंकन मार्ग स्थित है। अच्छा, आजकल क्या है कि 10 डिग्री अक्षांश का जो क्वेश्चन आता है ना, पहले तो होता था कि 10 डिग्री अक्षांश अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, बट अब आता है कि 10 डिग्री अक्षांश छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। छोटे अंडमान को किससे? कार निकोबार से अलग करता है। ऐसे कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ डंकन मार्ग किधर है, तो आप बोलेंगे दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच में कौन सा मार्ग स्थित है? डंकन मार्ग स्थित है। इन सारों में ये जो मैंने लिखे ना, मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। ठीक है, फिर आप देखें अंडमान निकोबार की राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, उस राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर आपको कौन से पर मिलेगी? दक्षिण अंडमान पर मिलेगी। पोर्ट ब्लेयर पे ही आपको पता है वो सेलुलर जेल स्थित है, जहां पर वीर सावरकर को रखा गया था ना, अंडमान निकोबार काला पानी की सजा, वो यहीं पर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कौन से पर है? दक्षिण अंडमान पर है। इसके बाद आप देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है सैडल पीक। उसका नाम क्या है? सैडल पीक। सैडल पीक की जो ऊंचाई है वो है 732 मीटर। तो सैडल पीक आपको कहां पर मिलेगी? कौन से द्वीप पर मिलेगी? उत्तर अंडमान पर मिलेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। कौन से द्वीप पर मिलेगी? उत्तर अंडमान पर मिलेगी। अगर अपन सेकंड हाईएस्ट पीक देखें, सेकंड के दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमको बड़े निकोबार पे मिलेगी। इस चोटी का नाम है माउंट थूलियर। इस चोटी का नाम क्या है? माउंट थूलियर। और इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कैसी है? कौन सी है? तो सैडल पीक। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट थूलियर। हालांकि अगर अपन पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें ना, तो हाईएस्ट पीक कौन सी निकलेगी? सैडल पीक निकलेगी। फिर देखिए आप, ये जो मध्य और दक्षिण अंडमान है, इनके बीच में हमको मिलेगा बैरन द्वीप। इनके बीच में हमको क्या मिलेगा? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। देखो क्या होता है, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो कि जिनमें से लगातार कुछ ना कुछ सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ ना कुछ निकलता रहता है, वो सक्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वो है जो लंबे समय से फटे नहीं है बट कभी भी फट सकते हैं, चांस है, सुषुप्त, डोरमेंट। और डेड, बहुत पहले कभी इन ज्वालामुखियों में बहुत विस्फोट हुए थे बट वर्तमान में विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मृत ज्वालामुखी या डेड वॉल्केनो बोलेंगे। ठीक है ना?
तो आप देखिए कि मध्य और दक्षिण अंडमान के बीच में बैरन द्वीप है। उत्तर अंडमान से थोड़ा और ऊपर जाते हैं ना अपन, तो अपने को एक और मिलेगा ज्वालामुखी, जिसका नाम है नारकोंडम। कौन सा? नारकोंडम द्वीप। ये जो है ना, ये हमारा, जो भी मैं कह रहा था ना आपको, बहुत टाइम से फटा नहीं है बट फट सकता है। ये हमारा एक कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। तो उत्तर अंडमान के आप बाहर जाओगे तो आपको कौन मिलेगा? नारकोंडम मिलेगा। फिर देखिए, आपने नाम सुना है, मैंने आपको पहले बताया भी था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? बड़े निकोबार पे। हमारा अंतिम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट का ना पहले नाम था, अब तो नहीं है, अब तो इंदिरा पॉइंट ही नाम है। इसका पहले नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पहले क्या नाम था? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, एक आप ये चीज जरूर याद रखना है इसमें। ठीक है, तो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए, नॉर्थ, मिडल, इसको मैंने कैसे याद किया, देखो मैं आपको बताऊं। नॉर्थ, मिडल, साउथ, लिटल, कार, लिटल, ग्रेट। NMSLCLG मैंने ऐसे याद किया हुआ है, ताकि क्या है, याद करने का तरीका यार, आप भी कुछ ना कुछ इसका बना सकते हो। तो आप याद रखिएगा, 10 डिग्री अक्षांश जो है अंडमान को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। इसमें आपके सारी इंफॉर्मेशन इस एक चित्र के अंदर आ गई है, ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। ओके, एक तो ये चीज करनी है। फिर देखिए, एक क्वेश्चन और करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जारवा जनजाति निवास करती है। जारवा जनजाति क्या है? फ्रेंडली है। फ्रेंडली है मतलब ठीक है, आप जाओगे स्वागत ही करेगी। बट यहां पर स्थित नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर सेंटिनल आदिम जनजाति निवास करती है, जिसका वर्तमान विश्व से कोई संपर्क नहीं है। कोई संपर्क नहीं है। ये एक द्वीप है दोस्तों। इस द्वीप का नाम क्या है? नॉर्थ सेंटिनल। द्वीप का नाम क्या है? नॉर्थ सेंटिनल। इस द्वीप पर जो जनजाति रहती है ना, वो आदिम तरीकों से रहती है। अभी भी वही लकड़ी के बालों से शिकार करना, शिकार करके पेट पालना वगैरह। लोगों ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी, लोग गए इस द्वीप पर, है ना, इन्होंने आने नहीं दिया वहां पे। कोई अमेरिकी, एक बार तो कोई पत्रकार गया था, और एक बार कोई वो ईसाई मिशनरी गया था प्रचार प्रसार करने धर्म का। मार दिया लोगों ने इनको, समझ रहे आप। फिर भारत सरकार ने भी डिसाइड किया कि इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। यहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता है, बाकायदा वार्निंग दी जाती है कि भाई यहाँ पे जाना और जान गंवाना बराबर है, तो आप नहीं जाओ तो ज़्यादा ठीक है। तो वो कौन सा द्वीप है? ये नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है। फिर देखो, यहाँ के 3 द्वीप जो हैं, इनका संबंध आज़ाद हिंद फौज से था। सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में जो आज़ाद हिंद फौज, जिसने भारत पर अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए भारत के ऊपर अटैक किया था, तो वो उन्होंने शुरुआत के अंदर आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार को अपना बेस बनाया था। यहाँ के 3 द्वीप थे। एक का नाम था रॉस, है ना, नील और हैवलॉक। रॉस, नील और हैवलॉक, ये इन द्वीपों का क्या नाम है? पुराना नाम है। इन द्वीपों के ऊपर आज़ाद हिंद फौज ने आकर अपना बेस बनाया था, और यहाँ से ही फिर उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर भारत में चढ़ाई करी थी, है ना। तो रॉस, नील और हैवलॉक के नए नाम क्या है? देखिए, रॉस का नाम हो गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आज़ाद हिंद फौज को सम्मान देने के लिए हमने इन द्वीपों के नाम बदले हैं। इसका नाम रखा है हमने सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील नदी का नाम रखना है हमने शहीद द्वीप, और हैवलॉक का नाम हमने रखा है स्वराज द्वीप। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि रॉस, नील और हैवलॉक के
नाम बदल के क्या कर दी गई है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ये जो हैवलॉक द्वीप है ना, हैवलॉक, यहाँ पर एक बहुत फेमस राधानगर बीच स्थित है, पर्यटन स्थल है। कभी आपसे पूछ ले कि राधानगर बीच कहाँ पर है, राधानगर, तो ये हैवलॉक आइलैंड पर है, जिसका अब नाम क्या हो गया है, स्वराज द्वीप हो गया। ठीक है, अभी रिसेंटली जो 26 जनवरी गया, 26 जनवरी 2023 वाला, उस समय भी भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि भारत के परमवीर चक्र विजेता जो है उनके नामों के ऊपर यहाँ के द्वीपों का नया नामकरण, कुछ द्वीप है जो अननेम्ड है, उनका नाम नहीं है, तो उनका नामकरण भारत के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये जरूर याद रखना, एक तो यहाँ पर मोइनली एक जनजाति है जारवा, और एक जनजाति कौन सी है, सेंटिनल। ठीक है, और इन द्वीपों के आप ये नाम भी याद करना। ठीक है, ओके, तो ये हमारे हुए कौन से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा देखिए बंगाल की खाड़ी में कुछ और भी द्वीप है, उनको अपन किस में डाल देंगे, उसको अपन डाल देंगे अन्य द्वीप। अन्य द्वीपों में देखो अपन सबसे पहले लेते हैं अन्य द्वीपों में हम लेते हैं सबसे पहले न्यू मूर द्वीप। कौन सा, न्यू मूर द्वीप। देखो अगर थोड़ा सा मैप की बात कर ली जाए, देखिए एग्जैक्टली न्यू मूर द्वीप हुआ करता था, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये छोटा सा डॉट देख रहे हो आप, लाल कलर में कर देते हैं, ये डॉट देख रहे हैं आप, यहाँ पर एग्जैक्टली न्यू मूर होता था। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। 1969 में क्या हुआ, 1969 में इधर ये बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़ा चक्रवात आया था जिसको कहते हैं भोला चक्रवात। बहुत नुकसान हुआ, पश्चिम बंगाल में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ। इतना जान माल का नुकसान आज तक फिर वापस नहीं हुआ। ठीक है, वो चक्रवात तो आके चला गया, बट कुछ समय बाद है ना, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ना, इसमें एक द्वीप दिखने लगा जो पहले वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे पूरा दलदल है ना, तो एक नया द्वीप दिखने लगा। तो पहले तो भारत ने उस पर क्लेम किया कि ये द्वीप हमारी टेरिटरी में पड़ता है, फिर बांग्लादेश ने क्लेम किया कि ये हमारी टेरिटरी में पड़ता है। कुल मिला के ये द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित हो गया। हालांकि 2014 के अंदर इंटरनेशनल आर्बिट्री कोर्ट ने ये मान लिया कि ये द्वीप एक्चुअली भारत की टेरिटरी में पड़ता है, भारत का क्लेम इस द्वीप पर सही है। बट ये द्वीप इस वजह से अभी वर्तमान में चर्चा में नहीं है। ये द्वीप क्या है, जैसे मानसून वगैरह आता था ना तो दलदल था, ये तो एक्चुअली खड़े नहीं हो सकते आप पूरी तरह से यहाँ पे, बट ठीक है थोड़ा जमीन दिखती थी। 2010 के बाद से ना ये द्वीप पूरी तरह से वापस समुद्र में डूब गया है। पहले क्या होता था, मानसून आता था तब थोड़ा डूबता था, फिर बट गर्मियां सर्दियां आती थी तो वापस दिखने लग जाता था। 2010 के बाद तो ये पूरी तरीके से डूब चुका है। और अब जहां कहीं पर भी विश्व में जलवायु परिवर्तन का कोई भाषण दिया जाता है तो वहां पे न्यू मूर द्वीप का जिक्र जरूर आता है कि देखो जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्रों का जल स्तर बढ़ा है, और इसका बड़ा उदाहरण क्या है, न्यू मूर द्वीप है। तो इसीलिए न्यू मूर द्वीप चर्चा में आ गया कि ये द्वीप कहां पर है, ये द्वीप गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है, परंतु वर्तमान में यह पूरी तरह समुद्र में डूब चुका है, जिसका कारण किसको माना जाता है, जिसका कारण जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। ठीक है, और पहले पूर्व में यह द्वीप किनके मध्य विवादित था, भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित था। तो आप याद रखना कि न्यू मूर द्वीप का विवाद कौन से दो देशों के मध्य था, भारत और बांग्लादेश के मध्य था। और वर्तमान में समुद्रों का जल स्तर बढ़ने या आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण ये द्वीप पूरी तरह से क्या हो गया है, वापस समुद्र में डूब गया है। दूसरा जो द्वीप देखिए आपको करना है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है ये चांदीपुर ओडिशा में स्थित है। मैं लिख देता हूं, यह द्वीप चांदीपुर
ओडिशा में स्थित है। पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था। पहले इसका नाम क्या? व्हीलर द्वीप था। व्हीलर। यहां पर क्या है, डीआरडीओ है ना, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ यहां पे अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता है। लिख देता हूं मैं यहां पर, इस द्वीप पर डीआरडीओ की मिसाइल टेस्टिंग रेंज है। क्या है? मिसाइल टेस्टिंग रेंज है। ये कहां पे करता है? एक्चुअली क्या हुआ था, 1982 में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य था कि भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, तो उस प्रोग्राम का जो हेड बनाया गया वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया, और उन्हीं की बदौलत भारत में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी स्वदेशी मिसाइलें विकसित हो पाई। इसलिए हम उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं। आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी रहे। 2014 में जब उनकी डेथ हो गई तो उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हमने व्हीलर द्वीप का नाम क्या रख दिया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यहीं पर अभी भी क्या होती है, डीआरडीओ की मिसाइल टेस्टिंग होती है। और आप इसमें चाहें तो एक फैक्ट और याद रख सकते हैं, डीआरडीओ जो है इसकी जो स्थापना हुई थी, भारत में हथियार निर्माण और अनुसंधान की सबसे बड़ी संस्था यही है। स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली। तो चांदीपुर ओडिशा के अंदर आपको कौन सा मिलेगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। फिर देखिए एक द्वीप अपन और करेंगे, वो है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहाँ पर है? ये नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहां से इसरो अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है। उपग्रहों का क्या करता है? प्रक्षेपण करता है। ठीक है, देखिए इसरो आप जानते हैं भारत की लीडिंग, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई है नहीं हमारे पास। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। तो भाई इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च करता है ना, अंतरिक्ष में जो भेजता है रॉकेट, वो कहाँ से भेजता है? वो श्रीहरिकोटा से भेजता है। श्रीहरिकोटा में क्या है? SDSC, इसका नाम क्या है? SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है ना। एक्चुअली इधर होने का कारण ये है कि कोई भी गड़बड़ हो जाए, है ना, रॉकेट वॉकेट फेल हो जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाए, जान माल का नुकसान नहीं हो, इसलिए इसको इस तरफ बनाया गया है। ठीक है, तो कर लोगे ना आप। श्रीहरिकोटा कहाँ पर? नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहाँ पर क्या करता है? इसरो अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है। ओके, फिर आप देखें दो द्वीप अपन और करेंगे जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसमें एक द्वीप तो है हमारे पास पम्बन द्वीप। यह एक भारतीय द्वीप है। यह एक भारतीय द्वीप है जो कि भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। यहां पर सेतु समुद्रम परियोजना प्रस्तावित थी। परियोजना प्रस्तावित थी जिस पर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। देखिए थोड़ी सी बात करें अगर अपन इसकी, देखिए
ये पम्बन क्या है एग्जैक्टली भारत और श्रीलंका के बीच में, जहाँ पर वो श्री राम सेतु नहीं है, तो भारत की तरफ से लास्ट आता है धनुषकोडी और उसके जस्ट पास में क्या है पम्बन द्वीप है। भारतीय द्वीप है, कोई विवाद नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि अरब सागर से आने वाले जो भी जहाज है ना, जिनको उधर जाना है, वो क्या है, यहाँ पे एक जगह है कोलंबो, श्रीलंका की आर्थिक राजधानी कहलाता है कोलंबो। तो जो भी बड़े जहाज अरब सागर में आते हैं ना, वो सब कहाँ स्टे करते हैं, रुकते हैं कोलंबो में। तो कोलंबो को बहुत रेवेन्यू मिलता है, उससे राजस्व की प्राप्ति होती है। जहाज खड़ा रहता है तो किराया तो देगा ना, खड़े खड़े का। भारत सरकार ये चाहती थी कि भाई हमारे पास कोलंबो से अच्छे बंदरगाह है, यहाँ पर कोची है, यहाँ मैंगलोर है, तूतीकोरन है, चेन्नई है। तो हमारे जो ये बंदरगाह है, यहाँ पर अगर ये इंटरनेशनल जहाज रुकना शुरू हो जाए तो हमारी बहुत इनकम होगी। पर वो इस तरफ भारत की तरफ जहाज आते ही नहीं थे। अनटिल अनलेस उनको भारत आना है तो ठीक है वो आएंगे, अदरवाइज उनको आगे जाना है तो भारत की तरफ वो आते नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? क्या है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्र है ना, वो ज़्यादा गहरा नहीं है। बीच बीच में जगह जगह पर चट्टानें निकली हुई है और एक एक ऐसी संरचना है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, जिसे श्री राम सेतु, एडम्स ब्रिज, कई नामों से जाना जाता है। तो सरकार ने ये डिसाइड किया, एक योजना बनाई सेतु समुद्रम, कि अपन क्या करते हैं, पम्बन द्वीप है ना, इसके आसपास समुद्र को गहरा करते हैं। अब वो समुद्र को गहरा करना है तो उसके बीच में जो वो राम सेतु वाला स्ट्रक्चर आएगा उसको भी तोड़ना पड़ता। समझ रहे हैं आप? तो सरकार ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम तो तोड़ देंगे। तो ये मामला, ये योजना जैसे ही बाहर आई तो एक आपने सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और सांसद भी रह चुके हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि ये जो सेतु है, ये बहुत भारत के हिंदू धर्म में मानने वाले लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर सरकार इस तरह से इसको तोड़ देगी तो देश में हालात ख़राब हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष जानना चाहा, सरकार ने कह दिया कि नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो देश के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और ये सो कल्पनाएं हैं, बाकी ये तो एक प्रवाल भित्ति की संरचना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भी सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में जो ये पर्टिकुलर परियोजना थी इसको स्टे कर दिया कि नहीं, आप इस परियोजना पर आगे काम नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, पम्बन द्वीप चर्चा में आ गया। पम्बन द्वीप हमारा ही है, कोई विवाद नहीं है, बट इस सेतु समुद्रम परियोजना के कारण जो है ना, पम्बन द्वीप की चर्चा होने लगी। तो जब कभी भी आज भी श्री राम सेतु का जिक्र आता है तो पम्बन द्वीप अपने आप चर्चा में आ जाता है। ठीक है, फिर देखो एक द्वीप आप और याद रखना, ये क्या अभी रिसेंटली चर्चा में था, वैसे तो पहले भी कभी चर्चा में रह चुका है, कच्चातीवू। यह एक श्रीलंका का द्वीप है। कच्चातीवू पर किसका अधिकार है? श्रीलंका का द्वीप है, परंतु इसकी अधिकांश आबादी तमिल है। परंतु इसकी अधिकांश आबादी कैसी है? तमिल है। तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में एक सिफारिश की थी इंडियन गवर्नमेंट से कि कच्चातीवू द्वीप जो है, इसकी अधिकांश आबादी कैसी है? तमिल है। इसलिए भारत सरकार को श्रीलंका से ये द्वीप ले लेना चाहिए, अपने अंडर में ले लेना चाहिए फॉर द सेक ऑफ तमिल पीपल्स, है ना। श्रीलंका में तमिल और सिंगली लोगों के बीच में काफ़ी झगड़ा भी है और कई बार ये बहुत ब्रूटल झगड़ा हो चुका है, आपने लिट्टे के बारे में सुना होगा। तो वो अभी भी तमिलनाडु की राजनीति का हिस्सा है। तो कच्चातीवू राइट नाउ तो श्रीलंका के पास है, पर तमिलनाडु की सरकार ये चाह रही है कि भारत सरकार श्रीलंका से कह के द्वीप को वापस ले ले, क्योंकि इस द्वीप पर किसकी? तमिल लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो दोस्तों ये हमने जो बात करी है, ये सारे द्वीप अपने को कहाँ पर मिलेंगे? ये अपने को बंगाल की खाड़ी में मिलेंगे। अंडमान निकोबार अलग से करना, इन द्वीपों को अलग से करना। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कौन सा है? भारतीय द्वीप समूह। दोस्तों देखिए, मेरा पूरा फोकस रहता है कि आप जो एसएससी टाइप के या फिर सेंट्रल लेवल के कोई और एग्ज़ाम देते हैं, लाइब्रेरियन जैसा कोई एग्ज़ाम देते हैं, है ना, आप कोई एफकेट वगैरह का कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें एक बेसिक जीके आता है। मैं आपका बेसिक जीके तैयार करवाना चाहता हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस को, इस पूरी थ्योरी को आप पढ़ के जाएं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो अपने इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर से मिल जाएंगे। अपने नोट्स आप खुद बनाइए, मैं भी आपके लिए लिखता हूँ, बाकी कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ वो आप नोट करिए, है ना। आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, आप ट्रस्ट मी। आप थोड़ा सा नोट्स वगैरह बना के पढ़ के आप पुराने पेपर चेक करिए, आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।